इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजदा बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 17 मई तक फिर बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। 5 मई को मिला 18 साल के ऊपर के लोगों को संजीवनी टीका। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में भाजपा का देशव्यापी धरना प्रदर्शन। पीड़ित मानवता की सेवा में मऊगंज के व्यापारी का अनुकरणीय योगदान। और पुलिस लाइन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का आईजी व कलेक्टर ने किया निरीक्षण। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। 17 मई तक फिर बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। यात्री बसों पर भी लगा प्रतिबंध। केवल बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने चलाई जाएंगी बसें। 23 मई तक शादियों एवं अन्य समारोह पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने मेडिकल स्टोर में चस्पा की जाएंगी आवश्यक दवाइयों की रेट। कोरोना वार्ड में अब मरीजों के अटेंडर नहीं जा सकेंगे। मरीजों की देखरेख, चाय नाश्ते का इंतजाम सरकार व अस्पताल प्रबंधन करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर 2.5 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी दवाई से लेकर अन्य जरूरी व्यवस्था सरकार करेगी। लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के दौरान होम डिलीवरी की व्यवस्था को लेकर सभी प्रकार के इंतजाम किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी तरह के कई निर्णय बुधवार 5 मई को कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य मंत्री व कोरोना प्रभारी रामखिलावन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा संपूर्ण रीवा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले में 6 मई को प्रातः 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस अवधि में चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध औषधि, केमिस्ट अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तथा पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधि अनवरत चलती है वह लॉकडाउन से मुक्त होगी तथा समस्त शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। शासकीय उपार्जन कार्य पूर्व की तरह जारी रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी संचालित रहेंगी। फल, सब्जी एवं किराना सामग्री का वितरण होम डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम, नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी व्यवस्था की जाएगी। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार अभी एम्बुलेंस में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। मेडिकल दुकानों में भी कोरोना के उपचार से जुड़ी दवाओं की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी कोरोना के उपचार से जुड़ी सेवाएं तथा दवाओं के साथ जांच की रेट सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण रीवा जिले में शादी समारोह पूरी तरह से 30 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे। इस आदेश का मूल उद्देश्य यह है कि लोग अपने घरों से कम निकलें, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र, कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम शैलेंद्र सिंह तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शादियां 30 मई तक के लिए रोक दी गई हैं। आपकी जो बसें चलती हैं, ट्रेन टाइम, जब ट्रेन आएंगी उस समय बसें वहां जाएंगी रेलवे स्टेशन, और जो ट्रेन से सवारियां उतरेंगी उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी जो बसें चलती थी इंटर जिला, इंटर तहसील, उनको भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, अगर यहाँ की सीमा में आते तो उनको 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, और जब 10 दिन होम आइसोलेशन से उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तब उनको छोड़ा जाएगा। और आपके जो दवाइयों की लिस्ट है
आज कलेक्टर साहब उसको सभी दवा की दुकानों में जो कोरोना संबंधी दवाइयाँ हैं उनको रेट निर्धारित करके हर दवाई की दुकान में चस्पा कर दिया जाएगा, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और जो ज़िला अस्पताल मेडिकल अस्पताल में ये था कि मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट जाते हैं, उनके लिए पर्याप्त वार्ड बॉय की व्यवस्था करके मरीजों को रोकने का काम किया जाएगा और उनके चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था सरकार करेगी। सर, ग्रामीण अंचलों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे? वो तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन लगभग 1000 हो गए हैं। हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने पूरे प्रदेश में 2.5 लाख लोग चिन्हित किए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि किल कोरोना के तहत रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, महिला स्व सहायता समूह की बहनें, आशा कार्यकर्ता सब घर घर जाके चिन्हित कर लिया है और उनको सबको 100% दवाइयों की किट दी जा रही है। और पंचायतों को भी निश्चित रूप से सील कर दिया गया है, ना वहाँ से कोई आएगा ना कोई जाएगा, उनको वहीं घर में ही होम डिलीवरी से सामान पहुंचाने का काम होगा। सर, सब्जियां अभी भी नहीं पहुंच पाई नगर निगम द्वारा प्रॉपर तरीके से, जैसे वार्ड वार पहुंचनी चाहिए थी, और लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। अभी हमने निर्देश दिया है कि जो होलसेल व्यापारी हैं वो फुटकर व्यापारियों के पास सामान पहुंचाएंगे और फुटकर जो ठेले वाले हैं वो हर वार्डों में जा करके सब्जियां पहुंचाने का काम करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में 8 शेर कोरोना संक्रमित पाए गए। रीवा और व्हाइट टाइगर सफारी को लेकर के किस वो तो हमने भी अखबार में पढ़ा है। हम यहाँ भी निर्देश देंगे कि यहाँ जो हमारे मुकुंदपुर जू सेंटर में व्हाइट टाइगर रहते हैं उनकी जांच करा लें, जिससे वो संक्रमण में न फंसे। तो आज से वैक्सीनेशन का प्रारंभ चालू हो गया है 18 वर्ष के ऊपर के लोग, किस तरह की व्यवस्था है सरकार की और कैसे? तो सरकार की पूरी व्यवस्था, सभी सेंटर चिन्हित किए गए हैं और वहाँ जिनने पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा। 5 मई को मिला 18 साल के ऊपर के लोगों को संजीवनी टीका। पहले और दूसरे चरण में 100 लोगों को लगेगा टीका। तीसरे व चौथे चरण में 700 का लक्ष्य। इसी तरह से 5वें चरण के बाद प्रत्येक दिन 1000 लोगों का किया जाएगा वैक्सीनेशन। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पहले यह टीका 1 मई से लगना था, जिसके लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, किंतु टीके की खेप आने में लेट होने के चलते टीकाकरण का कार्य 5 मई से शुरू किया गया है, जिसकी औपचारिक शुरुआत सिंधु भवन में की गई। टीका लगवाने के लिए सबसे पहले 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही सेंटर और टीका लगाए जाने का समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन यह वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से ही लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। देश व प्रदेश सरकार की पहल पर कोरोना संक्रमण के प्रकोप से लोगों को बचाने प्रदेश सहित रीवा में 5 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों को टीका लगाने के अभियान में शामिल होने का मौका मिल गया है, जिसका औपचारिक शुभारंभ 5 मई बुधवार से किया जा चुका है। टीके का पिछले कई दिनों से लोगों को इंतजार था, जो 5 दिन बाद पूरा हुआ और अब यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। पहले और दूसरे चरण में 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद तीसरे और चौथे चरण में 700 लोगों को संजीवनी टीका दिया जाएगा। 5वें चरण के बाद से प्रत्येक दिन 1000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल टीकाकरण के लिए सिंधु भवन को सेंटर बनाया गया है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सेंटर और भी बढ़ाए जा सकते हैं। टीकाकरण के शुभारंभ को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमल गुप्ता से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से टीकाकरण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए प्रतिदिन 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट है, जो पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के तहत जारी रहेगा। उसके लिए कई सेंटर भी बनाए गए हैं। ये 18+ का वैक्सीनेशन जो आज से शुरू हुआ है, 5 और 6 तारीख को हम सिर्फ 100 लोगों का कर रहे हैं। फिर 8 और 10 तारीख को हम लोग 700 लोगों का करेंगे। उसके बाद 12, 13 और 15 तारीख को 1,000 लोगों का करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन का ये है कि व्यक्ति को खुद अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेट मिल जाएगी और जगह बता दिया जाएगा। वो वहाँ पे आकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। जिनका रजिस्ट्रेशन रहेगा उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा, अलग से कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। 18+ में हम लोग कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं। सेंटर कहाँ पर? अभी एक ही सेंटर बनाया, क्योंकि आज 100 लोगों को करना था। सिंधु भवन जो कि जिला अस्पताल के बगल में है, चूँकि हॉस्पिटल में कोविड पेशेंटों को देखते हुए हॉस्पिटल से बाहर
सेंटर लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने सिंधु भवन में यहाँ पे किया है। सर देखा जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसमें अभी सेंटर के प्लेसेस नहीं शो कर रहे हैं। देखिए, एक दिन में 100 होना है और रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 10,000 20,000 लोगों ने, तो जैसे जैसे क्रम वाइज जो है उनको डेट दिया जाएगा और सेंटर बताया जाएगा। सेंटर साइट में शो नहीं हो रहा। हो गया, सेंटर तो अभी एक ही सिंधु भवन में चलेगा जिला स्तर पे। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के सिंधु भवन आए तो कुछ नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन और डेट उसको मिली हुई हो। जैसे रजिस्ट्रेशन तो अभी 9-10 तारीख तक का फुल दिखा रहा है, लोगों का हो गया है, परंतु डेट जब जो डेट मिलेगी उसी डेट में जब वो आएंगे तो उनका होगा वैक्सीनेशन। 45 प्लस के लिए भी वैसे 45 प्लस के लिए डेली चल रहा है, जैसे रूटीन में चल रहा था। 10,000 पर डे का हमारा टारगेट है 45 प्लस का। वैक्सीनेशन छुट्टी वाले दिन नहीं होगा, है ना। बाकी ये बुधवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ये इसका वैक्सीनेशन होगा अपना कोविड का। मंगलवार और शुक्रवार को रूटीन टीकाकरण होगा। इसके अलावा जिला अस्पताल और संजय गांधी मतलब मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन होगा। सर 45 प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन की क्या सिस्टम है? उनका वही पुराना है, कोई अपने से करा लेता है तो 25% स्लॉट बुक है, करा लेता है तो करा के आ जाए, नहीं कराता तो हम स्पॉट पे उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा का विरोध भाजपा का देशव्यापी धरना प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र का राज कायम हो गया तो पश्चिम बंगाल में देर नहीं लगेगी। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर तीसरी बार कमान संभाल ली है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या एवं हिंसा के विरुद्ध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा है। मंडल स्तर पर आयोजित धरना प्रदर्शन की शुरुआत पूरे देश के साथ रीवा भाजपा कार्यालय अटल कुंज में की गई। पश्चिम बंगाल के टीएमसी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा के साथ हत्या किए जाने के विरोध में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया है। उन्हीं के आह्वान पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया है कि जब तक ममता की तानाशाही नहीं रुकेगी तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, विधायक मऊगंज प्रदीप सिंह पटेल, वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अर्जुन सिंह चौहान, राम सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र ताम्रकार, रावेंद्र मिश्रा, अटल मंडल अध्यक्ष शेखर सचदेवा, महामंत्री डॉक्टर CL रावत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विवेक पांडे, अनिल पटेल, अशोक सिंह गहरवाल, संतोष तिवारी, डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जय प्रताप सिंह एवं क्रांतिवीर सिंह आदि लोग सम्मिलित रहे। सर आज आप लोग भाजपा पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या चीज़ है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत के बाद वहाँ जो हत्या और अपराध कारित किए हैं उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में मंडल स्तर पर हम लोग अनशन में बैठे हैं और उनके इन कृत्यों का विरोध कर रहे हैं कि ममता तेरी ये तानाशाही नहीं चलेगी, जो हिटलर की तानाशाही नहीं चलेगी तुम्हारी भी तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ दिनों में तुम्हारे भी इस अन्याय रूपी राज का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उसके राज का अंत है। सर आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्या मानते हैं इसके बाद ये सारी चीज़ें हिंसा रुकेंगी या नहीं? निश्चित रूप से जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी सतत संघर्ष करेगी और उसके हिंसा को रोकने के काम करेगी। लोग अब बंगाल छोड़ करके असम की ओर भागने लगे। ऐसा नहीं है, जब जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र कायम हो गया है तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कायम होगा। पीड़ित मानवता की सेवा में मऊगंज के व्यापारी का अनुकरणीय योगदान।
जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वह अत्यंत चिंता का विषय है। वहीं इस संकट से निपटने की दिशा में एक तरफ जहां लगातार शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं व्यापारियों के साथ अन्य लोगों का इस दिशा में अनुकरणीय योगदान देखा जा रहा है। पीड़ित मानवता की सेवा में मऊगंज के एक व्यापारी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देकर लोगों की जान बचाने की दिशा में अपना योगदान दिया है। मऊगंज के व्यापारी वसंत मोहिते बताते हैं कि वे संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान न जाने पाए, इस उद्देश्य से उनके द्वारा 1,80,000 रुपए कीमत की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराई गई है, जिसे उनके द्वारा मऊगंज एसडीएम एपी द्विवेदी को सौंपा गया है। बस इसके चरणों में छोटी सी भेंट ये किए हैं। प्रेरणा ऐसे मिली कि हमने देखा टीवी में कि बहुत लोग ऑक्सीजन सेव हो रहे हैं, उसी में इसके मशीन का दिखा रहा था कि एक ऐसी मशीन भी आती है। तो हमने ये सोचा कि कम से कम अपने मऊगंज में एक मशीन ऐसी उपलब्ध जो ऑक्सीजन न होने पर भी काम खुद करे। एक साथ 2 लोगों के लिए काम करेगी मशीन? एक साथ 2 लोगों काम करेगी, इसीलिए प्रेरणा से ही हमने ये कर दिया। कितने कीमत की मशीन होगी? 1,80,000 की है। वसंत मोहिते के इस प्रयास की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अगर इसी तरह से लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए और मरीजों की ज़रूरतों के लिए अस्पतालों को ज़रूरी इक्विपमेंट उपलब्ध कराएं, तो इस महामारी से निपटने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापारी की इस पहल को लेकर एसडीएम एपी दुबे से बात की गई तो उन्होंने व्यापारी के इस कार्य की सराहना करते हुए बताया कि अभी तक अस्पताल में 6 लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था थी। इस मशीन के मिल जाने से अब 8 लोगों को सुविधा मिलेगी। ये इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं संतोष मोहिते जी, और उनके द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसकी आज विशेष ही मतलब वर्तमान समय में आवश्यकता है। अभी भी हॉस्पिटल में 13 मरीज जो है एडमिट हैं, कोविड जो पॉजिटिव हैं। तो ये कंसंट्रेटर मशीन की मतलब बहुत ही आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति आपके द्वारा की गई है। मैं और लोगों से अपील करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर के अस्पताल को जितना भी कुछ कर सके वो बेहतर है और वर्तमान में आवश्यकता है। इस मशीन को लेकर किस तरह लाभ मिलेगा इस मशीन से? नहीं, जो पेशेंट यहाँ हो रहे हैं अभी इसके लिए रीवा भेजना पड़ता था। हमारे पास अभी जो है 6 लोगों के लिए ऑलरेडी 8 लोगों के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है जो अभी जिले से प्राप्त हुई है। ये भी मशीन मिल गई है तो 2 पेशेंट इससे लाभान्वित होंगे और होते रहेंगे। इस बात को लेकर मऊगंज थाना प्रभारी विद्यावती तिवारी से भी बात की गई तो उन्होंने भी व्यापारी के इस कार्य को अतुलनीय बताया और साधुवाद ज्ञापित किया। साथ ही मऊगंज के लोग से भी अपील की कि इस कोरोना काल में लोग खुद सुरक्षित रहें व अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें तथा जनता कर्फ्यू के साथ साथ शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें, घरों में ही रहें। आज जो अपने सिविल अस्पताल मऊगंज में संतोष मोहिते जी और वसंत मोहिते जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी है, इसके लिए हम पुलिस विभाग की ओर से इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मऊगंज की अपनी श्रेष्ठ और प्रिय जनता से अपील करते हैं कि एकांत ही औषधि है, लॉकडाउन में रहें, इसको इलाज के रूप में लें, इसको कोई प्रशासनिक आदेश के रूप में थोपा हुआ वो न माने। हम सब लोग उनके साथ रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग के बिना इसको सफल बनाना संभव नहीं है और अभी जैसा सहयोग कर रहे हैं निरंतर करते रहें। पुलिस लाइन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का आईजी व कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग से पुलिस लाइन में क्वारंटाइन सेंटर और एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसका निरीक्षण करने सुबह स्वयं पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा तथा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी पहुंचे और पुलिस लाइन में बनाई गई व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों के लिए जांच से लेकर सभी प्रकार के उपचार की व्यवस्था यहां पर की गई है। इस अस्पताल को पुलिस लाइन में बनाया गया है, जिसका जायजा लेने पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुछ सिंह कुशवाहा, कलेक्टर इलैया राजाटी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए आईजी श्री जोगा ने बताया कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जिनके संक्रमित होने की संभावना है, जिसे देखते हुए पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोगों के लिए अलग से अस्पताल की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल में जो चिकित्सक और लगभग आधा दर्जन नर्स तैनात हैं। इतना ही नहीं, फ्रंटलाइन वर्करों के लिए कलेक्टर ने संजय गांधी अस्पताल में भी अलग से वार्ड की व्यवस्था की है।
ये हमारा पुलिस कर्मचारियों के लिए और उनके परिवारों के लिए हमने आज पुलिस अधीक्षक रीवा ने और डीआईजी रीवा इन दोनों ने संयुक्त रूप से और दूसरे आरआई रीवा के द्वारा ये पुलिस हॉस्पिटल एक स्थापित किया है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के लिए हर प्रकार का सुविधा है। पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार वालों को अगर कोई टेस्टिंग कराना है तो यहीं पर टेस्टिंग हो जाएगी, और उसके अलावा उनको अगर कोई भी किसी प्रकार का समस्या हो इनिशियली तो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है, सब प्रकार का मेडिसिन मतलब दवाइयाँ सब उपलब्ध यहाँ पर है। क्योंकि हमारे कर्मचारी दिनों रात पूरा हर जगह पे ये लॉकडाउन को एनफोर्स करने, जनता कर्फ्यू को एनफोर्स करने के लिए दिन रात पूरा सड़कों में घूमते रहते हैं, तो संभावना बनी रहती है कि उनको किसी प्रकार का वायरस का संक्रमण ना हो। अगर हो जाता है उनके परिवार को देखभाल करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था लगाया है, इसमें हर प्रकार का सुविधा है और आगे इसका सुविधा और बढ़ते जाएगी। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग आगे चल के ऑक्सीजन बेड्स का भी व्यवस्था हमारे चारों ज़िलों में कर सकें, ताकि अगर पुलिस कर्मचारी अपना पुलिस लाइन में करेंगे तो आम जनता के लिए पूरा हॉस्पिटल का सुविधा उनके लिए रह सकता है, ताकि उस पर दबाव कम हो जाएगा। इसमें कलेक्टर रीवा राजा साहब से हमारी बात हुई है, वो भी काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए, और उन्होंने 2 डॉक्टर्स अभी उपलब्ध कराए हैं यहाँ के लिए, और 4 की 5 नर्स है, और इसकी संख्या और बढ़ाएंगे पेशेंट्स के हिसाब से। सभी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था भी है? हाँ, ऑक्सीजन का व्यवस्था भी यहाँ पर है कॉम्प्लिकेशन के लिए। और इसके अलावा क्या है कि और कोई सीरियस आईसीयू का केस होगा तो हमारे लिए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कलेक्टर रीवा ने एक अलग से व्यवस्था भी एसडीएमएच में किया है। रीवा जोन के सभी जनता से मेरा ये अपील है और नम्र निवेदन है कि वो अपने अपने घर में रहें, क्योंकि इस वायरस का किसी प्रकार का एक अंतिम कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक ही एक चीज़ है कि अपने घर में रहेंगे, चेन तोड़ेंगे तो जल्दी इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। प्रशासन आपके साथ रहेगा और आपका स्वास्थ्य का शुभकामना देते हुए हर बार आपके लिए काम करते रहेगा, मगर आप लोगों को भी प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। हम मिलजुल के ही इस वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर संजय द्विवेदी का अनुकरणीय कार्य, पंचायतों को वितरित की गई मेडिकल किट। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी द्वारा जनपद पंचायत की 103 पंचायतों में उन पंचायतों को दवा का वितरण कराया जा रहा है जहां संक्रमण के कारण रेड जोन एवं ऑरेंज जोन बनाए गए हैं। कोरोना वायरस के चपेट में आने वाले लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 300 पैकेट मेडिकल किट जनपद पंचायत सीईओ सुश्री सुचिता सिंह को सौंपी गई है। दवाइयों की किट सौंपने वाले संजय द्विवेदी का कहना है जनपद अध्यक्ष सिरमौर मातुश्री यशोदा द्विवेदी द्वारा निजी व्यय से खरीद कर प्रदान की गई है, ताकि सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार व अन्य वायरल बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। यह किट चिकित्सकों की सलाह पर ग्रामवासियों को उपलब्ध कराई जा रही है। अगर इन दवाओं को लोग रेगुलर सेवन करेंगे तो शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे महामारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े। इस दिशा में जनता की सेवा में शासन प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि शासन की गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें और अपने परिवार के साथ स्वयं का ख्याल रखें। घर से बाहर अति आवश्यक कार्य पड़ने पर ही निकलें। मास्क का प्रयोग जरूर करें। इसी तरह से विगत कुछ दिनों पूर्व संजय दुबे जी द्वारा सिरमौर जनपद मुख्यालय में कर्मचारियों का हौसला अफजाई करने तथा उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सैनिटाइजर, मास्क, कवर एवं सैनिटाइजर मशीन के अलावा अन्य आवश्यक सामग्री जनपद सीईओ को उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्था बनाए जाने एवं ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के अलावा पंचायतों को भी तमाम जरूरी व्यवस्था मुहैया कराने सहित पंचायत की 10% राशि व्यवस्था बनाए जाने में खर्च किए जाने भी निर्देशित किया गया था। 70 पेटी देसी शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 हुए फरार। शराब दुकानें बंद, फिर भी पिछले दरवाजे से खूब तस्करी जारी है। लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू के बाद भी शराब का कारोबार पीछे के दरवाजे से खूब फल फूल रहा है।
दुकानों में जरूर प्रतिबंध है, लेकिन शराब की तस्करी जोरों पर है। इस दौरान कई गुना दामों में शराब की बिक्री अनवरत जारी है। हालांकि इस बीच इस तरह के कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही भी की है। शराब की एक बड़ी खेप मऊगंज में रखी होने की सूचना पुलिस को मुखबिर से प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर पतियारी गांव में गेहूं के भूसे के नीचे बड़ी तादाद में छुपा कर रखी गई शराब को पकड़ा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में खपाने के लिए यह अवैध स्टॉक किया गया था। जानकारी के मुताबिक जो शराब पकड़ी गई वह देसी है। किसका भांडापुर पुलिस ने किया है और गेहूं के भूसे के नीचे छिपा कर रखी कुल 70 पेटी शराब जब्त की गई है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। यह कार्यवाही मऊगंज पुलिस द्वारा की गई है। मऊगंज पुलिस ने बताया कि पतियारी गांव में लॉकडाउन में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब एकत्रित की गई थी। लिहाजा पुलिस ने पतियारी निवासी हीरालाल यादव, पिता कली यादव एवं उसके पुत्र संजय यादव और ब्रिजेश यादव के घर में दबिश दी, जहां 70 पेटी शराब कीमत 2,07,000 रुपए कीमत की जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी संजय यादव, पिता हीरालाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी हीरालाल एवं ब्रिजेश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। शराब की खेप सीधी से रीवा लाई गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पिता हीरालाल के विरुद्ध मऊगंज थाने में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह उसके बेटे संजय और ब्रिजेश के ऊपर भी 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये थाना मऊगंज के अंतर्गत ग्राम पतियारी आता है। वहाँ पर एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि हीरालाल यादव इसके यहाँ पर अवैध शराब रखी गई है। सूचना पर दबिश दी गई थी, तो उसके यहाँ से 70 पेटी गेहूं के भूसे के नीचे दबा कर रखना पाया गया। प्रथम दृष्टया उसमें उसके दोनों लड़के और हीरालाल के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है 34(2) में, और एक लड़के की गिरफ्तारी इसमें हो गई है। और ये इसके द्वारा जो शराब उस पर जो डिस्पैच नंबर है वो सीधी का होना पाया गया है। तो आबकारी विभाग से इस संबंध में जानकारी ली जा रही है कि वो शराब कहाँ से लेके आए थे और वो सीधी में कैसे इसको प्राप्त हुई है। अभी जो मेन आरोपी हीरालाल वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद में और भी तथ्य इसमें सामने आएंगे। इनके पहले भी अपराध दर्ज हैं? हाँ, हीरालाल के विरुद्ध 12 अपराध दर्ज है। उसके दोनों लड़कों के विरुद्ध एक के खिलाफ 3 और एक के खिलाफ 2 अपराध दर्ज है। कोरोना का कहर जारी। रीवा में एक साथ हुई 5 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण का कहर किसी भी मायने में कम होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1555 लोगों का जो आंकड़ा आया है वह थोड़ी राहत भरी जरूर है, क्योंकि मात्र 301 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसमें भी बड़ी बात यह है कि आज 348 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि रीवा में एक साथ 5 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ अभी तक जिले भर में मौत का आंकड़ा 58 पहुंच गया है, जो अत्यंत हैरान करने वाली बात है। आपको बता दें कि 5 मई बुधवार को 1555 लोगों की जांच के पश्चात का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 301 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, लेकिन 5 लोगों की एक साथ मौत ने दिल को दहला दिया है। इसके अलावा रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,441 पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह जरूर है कि बुधवार को जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आया है उससे कहीं ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जहां एक्टिव 301 मरीज मिले तो स्वस्थ 348 लोग हुए हैं। इसी के साथ अभी तक में स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 10,050 पहुंच गया है। इसके बाद भी अभी एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में 2,333 है, जो गत दिवस से 52 कम है। इसके अलावा जिले भर से क्षेत्रवार आए आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में आज 87 मरीज मिले हैं। वहीं आज दूसरे स्थान पर देवधर रहा, जहां 10 मरीजों के इजाफे के साथ 49 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसी तरह से सिरमौर में 45 मरीज मिले हैं, गोविंदगढ़ में 21, गंगेव में 22, रायपुर करछलियान में 26, मऊगंज में 17 के अलावा हनुमाना में 15 तथा जवा में सबसे कम 5 संक्रमित मरीज। इसी तरह से नईगढ़ी में 4 मरीज मिले हैं। हम बात करें अभी तक के टोटल मरीजों की तो यह संख्या 12,441 के पार पहुंच चुकी है, जबकि राहत की बात यह है कि 10,050 लोग पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं। मीडिया कर्मियों को समाज सेवी संजय द्विवेदी ने प्रदान कराए सुरक्षा किट। कोरोना संकट के बीच फील्ड में काम करने वाले पत्रकार व फोटोग्राफर अपनी जान जोखिम में डालकर हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं।
इन वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने रीवा में कई समाज सेवी आगे आ रहे हैं। सिरमौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि व समाज सेवी संजय द्विवेदी ने फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों व फोटो वीडियोग्राफर को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सुरक्षा किट प्रदान कराए हैं। संजय द्विवेदी का कहना है कि डॉक्टर की तरह और अन्य कोरोना वॉरियर्स की तरह फील्ड में काम करने वाले हमारे पत्रकार भी असली वॉरियर्स हैं। इससे पहले भी संजय द्विवेदी कोरोना काल में आमजन की मदद के लिए खड़े रहे। वह प्रशासन को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान कर चुके हैं। साथ ही सिरमौर सिमरिया क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान के साथ दवाइयों का वितरण भी करा रहे हैं। आज समाज सेवी संजय द्विवेदी द्वारा फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को एक विशेष किट जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, एनर्जी ड्रिंक उपलब्ध कराया। समाज सेवी संजय द्विवेदी का यह प्रयास सराहनीय है। उनके इस योगदान से फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों में एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। 17 मई तक फिर बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। 5 मई को मिला 18 साल के ऊपर के लोगों को संजीवनी टीका। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के विरोध में भाजपा का देशव्यापी धरना प्रदर्शन। पीड़ित मानवता की सेवा में मऊगंज के व्यापारी का अनुकरणीय योगदान और पुलिस लाइन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का आईजी व कलेक्टर ने किया निरीक्षण। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।